पूरे भारत में उस समय एक पार्टी थी, उस पार्टी का नाम था कांग्रेस। क्या नाम था? चारों तरफ कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस, दूसरी पार्टियां नहीं थी भारत के अंदर। पार्टियां थी तो उनका कोई ज्यादा जनाधार नहीं था, कोई वोट बैंक, उनका बेस वगैरह कोई भी चीज नहीं थी। जैसे एक पार्टी हुआ करती कम्युनिस्ट पार्टी। कौन सी थी भाई? कम्युनिस्टों का भी था कोई वोट बैंक, आज दिन तक ही नहीं हुआ भारत में, शुरुआत में भी नहीं था उनका कोई वोट बैंक। एक उन दिनों एक पार्टी हुआ करती राम राज्य परिषद। कौन सी परिषद थी? करपात्री जी महाराज नाम करके एक आर्य समाज के संत हुआ करते, उनकी एक पार्टी हुआ करती, उसका नाम क्या था? राम राज्य परिषद। एक पार्टी हुआ करती भारतीय जनसंघ। क्या थी पार्टी? भारतीय, बीजेपी की मम्मी। 1980 तक बीजेपी का नाम भारतीय जनसंघ है। 1980 में इन्होंने नाम चेंज करके क्या किया था? भारतीय जनता पार्टी। पहले इसको क्या बोला करते थे? भारतीय जनसंघ। पर ये सारी छोटी छोटी पार्टियां थी, कोई बड़ा जनाधार इन पार्टियों का नहीं था। मतलब आप देख लो, कांग्रेस ऐसे जीता करती थी कि यूपी में मान लो सीट कितनी है कि मान लो 200, रिजल्ट आया कांग्रेस कितनी जीत गई? 170, बाकी में सारे बांट लो 30 में। कि पश्चिम बंगाल में सीट कितनी? पश्चिम बंगाल मान लो सीट है 150, कांग्रेस कितनी जीत गई? 135, 15 में तुम बांट लेना रे, दो दो बचे हो, 15 पार्टियां 15 सीट। ये हालात हुआ करते, मतलब कांग्रेस सब जगह क्लीन स्वीप मार जाया करते। अपने यहां पे सीट थी 160। कितनी सीट थी अपने? कांग्रेस पहले तो थी नहीं, लेकिन प्रजामंडल वाले सारे बाद में किसमें गए? कांग्रेस। तो प्रजामंडल वालों की एक पार्टी बन गई, वो कौन सी बन गई? कांग्रेस। 160 सीट पे चुनाव है, तो एक तो वो लड़ ही रही है, कांग्रेस तो चुनाव लड़ रही है, प्रजामंडल वाले सारे नेता चुनाव लड़ रहे हैं। ये जोधपुर में जो राजा है हनुमंत सिंह, राजा कौन है? इन्होंने राम राज्य परिषद से टाई अप कर लिया। किसे टाई अप किया? राम राज्य परिषद। तो इन्होंने कहा भाई हम चुनाव लड़ेंगे राम राज्य परिषद से, मैं अपने कैंडिडेट खड़े करूंगा। कुछ 24 के आसपास कैंडिडेट खड़े किए मारवाड़ में। जोधपुर, पाली, नागौर, जैसलमेर, बाड़मेर, ये वाला जो मारवाड़ का इलाका था, इसमें उन्होंने अपने कैंडिडेट खड़े कर दिए। किसने? हनुमंत सिंह। किसने? हनुमंत सिंह। अच्छा, हनुमंत सिंह एकमात्र राजा था जिन्होंने कहा था कि प्रीव्यू पर्स नहीं लेने। क्या नहीं लेने? जब लोकतंत्र है तो किस बात के प्रीव्यू पर्स है? प्रीव्यू पर्स राजतंत्र की निशानी है, अपने आप में राजाओं को मिल रहे हैं, नहीं चाहिए। नया तो चाहिए पद, ना चाहिए प्रीव्यू पर्स। लोकतंत्र में जैसे जनता रहेगी वैसे राजा रहेंगे। वो तो बाकी राजाओं ने कहा अरे फालतू की बात नहीं करते यार, मिल रहा है हमें, मिल रहा है, उसमें क्यों टेंशन दे रहे हो तुम? तो हनुमंत सिंह ने कहा नहीं नहीं नहीं, ये नहीं। तो हनुमंत सिंह ने कहा चुनाव लड़ेंगे। पहले राजतंत्र में राजा कैसे बनते थे? तलवार के दम पर। लोकतंत्र में कैसे बनेंगे? चुनाव के दम पे। तो चुनाव लड़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आपने तो अपने एक पार्टी राम राज्य परिषद से टाई अप किया और वहां से जोधपुर से चुनाव लड़ लिया। जोधपुर से चुनाव लड़ रहे जयनारायण व्यास। चुनाव कौन लड़ रहे? जयनारायण व्यास चुनाव लड़े। प्रॉपर जोधपुर वाली जो सीट थी वहां से जयनारायण व्यास चुनाव लड़े। राम राज्य कांग्रेस से जयनारायण व्यास और राम राज्य परिषद से महाराजा हनुमंत सिंह खुद चुनाव लड़े। 2-3 दिन का चुनाव प्रचार हुआ, फिर जयनारायण व्यास महाराजा हनुमंत सिंह के पास गए। महाराजा हनुमंत सिंह को जाकर महाराजा साहब मैं एक बात के लिए आया था आपके पास, बताओ व्यास जी क्या बात है कि आप मेरे सामने चुनाव मत लड़ो। क्यों व्यास जी? लोकतंत्र छूट देता है, जो जहां से चाहे चुनाव लड़ सकता है। अरे नहीं, वो बात नहीं है, चुनाव तो लड़ो आप, पर और कहीं से लड़ लो। और कहां से लड़ूं यार? जोधपुर का राजा हूं, जोधपुर से चुनाव लड़ूंगा। अरे मेरे सामने मत लड़ो। क्यों? आपके सामने क्या दिक्कत है? आप हार जाओगे, और मैं ये नहीं चाहता कि जोधपुर के राजा चुनाव हार जाए, बेइज्जती होगी। ठीक है, अपने आमने सामने चुनाव लड़ रहे हैं, पर जोधपुर के राजा की इज्जत तो मैं भी करता हूं, राजा ऐसे हारना नहीं। महाराजा हनुमंत सिंह ने कहा कि व्यास जी आराम से चाय पी लो, बिस्किट पड़े, बिस्किट और ले लो थोड़े, चाय पियो फिर बात करते हैं। चाय वाय पीर बाद में कहा कि सुनो व्यास जी, ये तो मैं खुद महाराजा हनुमंत सिंह जोधपुर से चुनाव लड़ रहा हूं। मैं यदि ना लड़ूं चुनाव यहां से, और मैं कल जोधपुर की जनता को जाके कह दूं कि मेरी तरफ से पत्थर चुनाव लड़ेगा, बाटा एक पत्थर रख दूंगी व्यास जी के सामने, पत्थर चुनाव लड़ेगा, व्यास जी यकीन मानिए पत्थर जीतेगा, आप हार जाओगे। जोधपुर के वोट मुझे मिलेंगे, आपको रत्ती नहीं मिलेगा, इसलिए दिमाग की गलतफहमियां दूर रखना सर। और व्यास जी के अगले 2 दिन के प्रचार में समझ में आ गया कि जोधपुर में टक्का वोट नहीं मिलना, महाराजा क्लीन स्वीप मारेंगे। इसलिए व्यास जी ने एक जगह से चुनाव और लड़ा, जालोर। कहां से लड़ा? 2 सीट से खड़े हो गए, जोधपुर से भी खड़े हो गए और जालोर। महाराजा हनुमंत सिंह ने अपना एक बंदा जालोर में भी खड़ा कर दिया कि व्यास जी के सामने, वहां से खड़ा कर दिया। चुनाव का रिजल्ट आया, 160 सीटें थी। कितनी सीटें थी? बाकी जगह कांग्रेस ये था कि 90% सीटें जीत जाती, 80% सीट जीत जाती। यहां पे कांग्रेस मरे मरे 82 सीट जीती। कितनी सीट जीती? टोटल कितनी? सरकार बनाने के लिए थी 81, 50% प्लस 1 चाहिए होती है गवर्नमेंट बनाने के लिए, तो सरकार बनाने के लिए 81। कांग्रेस को कितनी मिली? मरे मरे जीते। महाराजा हनुमंत सिंह के सारे कैंडिडेट जीत गए, तो जितने खड़े किए थे दोनों जीत गए। सबसे बड़ी बात, व्यास जी नहीं, प्रजामंडल वाले सारे नेता चुनाव हार गए।
व्यास जी दोनों जगह से चुनाव हारे, माणिकलाल वर्मा ने खूब पंछेड़े गए पर हारे, गोकुल भाई भट्ट हारे, भोगीलाल पांडे हारे, जितने प्रजामंडल में नेता पड़े वो सारे चुनाव हारे। एक सिंगल नेता विजय सिंह पथिकरण में से कोई चुनाव नहीं जीत पाया, सारे लड़े और सारे के सारे चुनाव हार गए। व्यास जी की तो इससे भयंकर दुर्गति, व्यास जी को कहीं भी दोनों सीट पे 10% वोट भी नहीं मिले, दोनों जगह जमानत जब्त हो गई। हालात ये थी व्यास जी की। तब मुझे एक बात बड़ी अजीब लगती है कि फिर ये क्यों कहा जाता है कि प्रजामंडल वाले नेताओं ने जनता के लिए ये किया, प्रजामंडल वाले नेताओं ने जनता के लिए वो किया, जनता ने वोट तो टक्के नहीं दिए। फिर कोई आग कह देता है कि नहीं राजाओं का प्रभाव था तब तक, इसलिए राजाओं को वोट मिल गए, जनता को वोट नहीं मिले। मतलब 47 में देश आजाद हो जाता है, 5 साल बाद 52 में राजाओं का प्रभाव पड़ा है। और जब ये पूछते हैं कि भाई राजाओं ने अपना विलय क्यों कर दिया, तब आपको जो प्रजामंडल के दबाव की वजह से विलय कर दिया गया। मतलब 47 में तो दबाव है और 52 में जाके दबाव हट गया। हिस्ट्री इज रिटन बाय विक्टर्स, इतिहास विजेताओं के द्वारा लिखा जाता है। देश में राज करने वाली पार्टी बाद में कांग्रेस रही थी, प्रजामंडल वाले सारे कांग्रेस ज्वाइन कर गए थे, इसलिए प्रजामंडल वाले सारे बड़े नेता है। बाकी जो 4 दिन का प्रजामंडल पड़ा था वो झूठ के पुलिंदे के अलावा कुछ नहीं, कुछ ही नहीं हुआ, सब बकवास है। फलाना दिवस मनाया, फलाना ये क्या, 5-7 जने जाके कहीं पे झंडा कोई फहरा के आगे तो भले ही हो गया, कुछ भी नहीं किया। कुछ करते तो जनता कहीं तो वोट देती। तुम में से सिंगल नहीं जीता यार, ढंग से तुम्हारी बैंड बजा दी जनता ने, 5-5% वोट नहीं मिले थे। पर अब दिक्कत ये आई कि राजस्थान का सीएम कौन बने, ये सारे हार गए। तो बाद में जयनारायण व्यास के खास आदमी थे टीकाराम पालीवाल, इसलिए बाद में सीएम किसको बनाए गए, तो राजस्थान के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन बनाए गए, व्यास जी का जीवन का एक ही सपना कि मुझे क्या बनना है, सीएम। पर व्यास जी 2 जगह से चुनाव लड़े, दोनों जगह से चुनाव हार गए। अब क्या किया जाए। हनुमंत सिंह की डेथ हो गई चुनाव का रिजल्ट आते ही। चुनाव का रिजल्ट आया, जोधपुर वाला रिजल्ट आया, जोधपुर वाले रिजल्ट के अंदर हनुमंत सिंह जीत की घोषणा हुई। हनुमंत सिंह जालोर वाले रिजल्ट का पता करने के लिए जा रहे थे, अपना प्लेन खुद उड़ा के जा रहे थे, खुद इसको प्लेन को उड़ा रहे थे, साथ में गर्लफ्रेंड थी जुबेदा, और प्लेन क्रैश हो गया। उस प्लेन क्रैश के अंदर जुबेदा भी मर गई और प्लेन क्रैश के अंदर हनुमंत सिंह जी भी एक्सपायर हुए। जुबेदा मूवी है, मनोज वाजपेयी, रेखा करिश्मा कपूर की मूवी, देखना, जोधपुर महाराजा हनुमंत सिंह पर है। तो जोधपुर महाराजा हनुमंत सिंह तो एक्सपायर हो गए वहां से। तो व्यास जी चाहते तो जोधपुर से दोबारा चुनाव लड़ सकते थे, भाई सीट पे दोबारा चुनाव है, पर व्यास जी जानते थे कि जोधपुर की जनता वोट नहीं देगी, जोधपुर की जनता महाराजा की तरफ ही है, अपने को इधर टक्का वोट नहीं मिलना। तो मुझे बड़ा अजीब सा लगता है कि महाराजा हनुमंत सिंह एकमात्र राजा जो प्रीवी पर्स का मना कर गया था, महाराजा हनुमंत सिंह एकमात्र राजा जो लोकतंत्र में है और उसके बाद सारी सीटें जीत गए थे, और इन सारे बड़े बड़े नेताओं को हकीकत दिखा गए कि तुम हो क्या। उन महाराजा हनुमंत सिंह के बारे में वीपी मेनन ने एक बकवास लिखी है। वीपी मेनन लिखता है कि भाई हमने महाराजा हनुमंत सिंह को बुलाया था और हमने कहा कि भारत के अंदर विलय कर दिया जाए, तो महाराजा हनुमंत सिंह ने कहा कि मैं तो पाकिस्तान के अंदर मिलूंगा और पाकिस्तान वाले मेरे को सब कुछ देने के लिए तैयार है। तो हमने कहा कि भाई देने के लिए तो हम भी तैयार हैं, और ये लोग खाली कागज पड़े, इन पे लिख दो। इस पर महाराजा हनुमंत सिंह ने अपनी बंदूक निकाल ली और वीपी मेनन के बंदूक लगा दी, और बंदूक लगा के कहा कि मैं तुम में शामिल नहीं होऊंगा। तो वीपी मेनन खुद ही लिखता है अपनी किताब में कि जब उन्होंने मेरी बंदूक लगाई तो मैंने कहा कहां चले गए थे तुम तब, जब अंग्रेज थे तब तुमने बंदूक क्यों नहीं उठाई देश में। पर ये कोई भी नॉर्मल आदमी बता देगा कि जब बंदूक लगी हुई होती है तब डायलॉग तो नहीं आते आदमी। उसने वीपी मेनन को मुर्गा बना लिया था। तो मैं यार एक ऐसे राजा पे वीपी मेनन की किसी किताब के आधार पर कोई कुछ ही बात कर लेता है, जिस राजा ने लोकतंत्र में बताया था कि अब भी जनता मेरे साथ ही खड़ी है, और सारे कैंडिडेट जिता गया वो आपने। जिस बंदे को खड़ा किया था कि कैंडिडेट, ये नहीं है कि भाई अब अपने होता है कि हम तो कैंडिडेट को वोट नहीं दे रहे, हम तो मोदी जी को दे रहे हैं। आजकल चुनाव में हो गया ना कि भाई कई बार कैंडिडेट से अपनी नहीं बनती कि अरे ये तो बेलखना है, इसको तो वोट नहीं देना है, पर भाई रे मोदी को वोट देना है, ये बात कर दी थी उस आदमी। महाराजा की पार्टी को वोट जा रहे हैं, कैंडिडेट भले कोई खड़ा हो जाए, बाटा भी खड़ा होगा तो वो जीत जाएगा। पर व्यास जी उस सीट से चुनाव फिर न लड़े जोधपुर से, व्यास जी जानते थे यहां से फिर हार जाएंगे। किशनगढ़ से एक एमएलए जीते हुए थे जिनका नाम था चांदमल मेहता। क्या नाम था? चांदमल जी इस्तीफा दे गए। चांदमल जी इस्तीफा देंगे तो यहां पर भी चुनाव होंगे, तो व्यास जी किशनगढ़ से आगे चुनाव लड़ गए थे, जोधपुर से नहीं लड़ा। किशनगढ़ से चुनाव लड़ा। अब सबको पता ही था कि कांग्रेस की गवर्नमेंट आई हुई है, सरकार कांग्रेस की है, व्यास जी क्या बनेंगे? सीएम। इसलिए किशनगढ़ वालों ने व्यास जी को वोट दिए, व्यास जी ने टीकाराम पालीवाल को हटाया और खुद क्या बन गए? सीएम। तो दूसरे लिखो, जयनारायण मूवी देखिए, उसमें एक डायलॉग है कि जब आप फेल होते हो तब तो दुख होता ही है, लेकिन जब आपका दोस्त पास हो जाता है तो दुख ज्यादा होता है। अब जैसे पता चला कि जयनारायण व्यास सीएम बन गए तो माणिकलाल वर्मा तक की मुंह डाल डाल के रो रहे थे। माणिकलाल वर्मा ने कहा ये क्या हुआ, नाच नाच के आदमी सीएम बन गया, पंचेड़ा गा गा के गंड छूल गए, अपना नंबर नहीं आ रहा।
जो काम कभी व्यास जी और वर्मा जी मिलकर शास्त्री जी के खिलाफ कर रहे थे, रलाल शास्त्री को हटाने के लिए कर रहे थे, अब एग्जैक्टली वही काम माणिकलाल वर्मा ने व्यास जी के खिलाफ किया। अब माणिकलाल वर्मा दिल्ली जा कह रहे थे कि जय नारायण व्यास भ्रष्ट है, जय नारायण व्यास राजा के आदमियों का साथ देता है, जय नारायण व्यास ये करता है, जय नारायण व्यास वो करता है। फाइनली नेहरू जी तंग हो गए और नेहरू जी को लगा रहे है क्या राजस्थान में, और नेहरू जी ने उधर से 2 बंदे भेजे कि जाओ राजस्थान में जाके पता लगाओ कि क्या करना है क्या नहीं करना। आगे व्यास जी से पूछा कि व्यास जी वोट आपके खिलाफ है, एमएलए आपके खिलाफ है, वर्मा जी दिल्ली आके हमें शिकायत करते हैं। और व्यास जी ने कहा वर्मा जी तो खुद ही एमएलए नहीं है, इनके साथ कौन एमएलए। तब तक कांग्रेस में सारे एमएलए हो गए थे 110। कितने एमएलए हो गए? क्योंकि महाराजा हरवंत सिंह के मरने के बाद उनकी पार्टी टूट गई और उनके जो एमएलए थे वो कांग्रेस ज्वाइन कर गए, कई निर्दलीय बाद में कांग्रेस ज्वाइन कर गए। तब दल बदल का कानून लागू नहीं हुआ करता था, तो कोई भी किधर भी जा सकता था, तो 110 के आसपास एमएलए। तो व्यास जी का एक काम करो, वोटिंग करवा लो, 110 एमएलए में वोटिंग करवा लो, जिसकी तरफ ज्यादा एमएलए आएंगे उसको क्या बना दिया जाएगा? सीएम। गए साहब। वर्मा जी ने कहा कि हाँ वर्मा जी बताओ भाई आप सीएम किसको बनाना चाहते हो? व्यास जी मुस्कुराए, व्यास जी ने कहा वर्मा जी आप ही लड़ दो चुनाव। वो कहना चाहते थे भाई खुद तो एमएलए नहीं हो तो लड़ोगे कैसे? वर्मा जी ने कहा चिंता मत करो व्यास जी, हम उस आदमी को चुनाव लड़ाएंगे आपके सामने जो सबसे यंग है, एकदम यंग लड़के को चुनाव लड़ाएंगे और जीतेगा। और सबसे यंग था मोहनलाल सुखाड़ी, मात्र 36 साल का एक लड़का। कितने साल का? 36 साल का एक लड़का। और कहा कि साहब इनको चुनाव लड़वा दिया जाए इनके सामने, और उनके सामने 36 ही नहीं शायद 34 एक साल के हुआ करते थे कि इनको चुनाव लड़ाया जाए सामने। 38 हो गया, 30 के थे, 38 एक साल के थे, 38 साल की एज थी, इतना ही कुछ था, मैं भूल रहा हूँ एग्जैक्टली। कहीं इनको लड़ाया जाए चुनाव, और माणिकलाल वर्मा को उनके सामने चुनाव लड़ाया गया। फाइनल रिजल्ट आया, रिजल्ट के अंदर व्यास जी को वोट मिले 51 और मोहनलाल सुखाड़िया को वोट मिले 59। व्यास जी 8 वोट से हार गए। कितने वोट से हार गए? 2 साल के अंदर अंदर राजस्थान तीसरा सीएम देख रहा था। 1952 में टीकाराम पालीवाल, 6 महीने बाद जय नारायण व्यास, 2 साल बाद 1954 के अंदर मोहनलाल सुखाड़िया। जो लंबे टाइम तक रहेगा वो आधुनिक बना के जाएगा, बस ज्यादातर काम उनके टाइम में होंगे, तो बाद में मोहनलाल सुखाड़िया थे। अब और सुनो, कितने वोट से आ रहे जय नारायण व्यास? कितने वोटों से? और सुनो, वोटिंग होने से पहले 9 लोग एक तरफ जाके मीटिंग कर रहे हैं। कितने लोग मीटिंग कर रहे हैं? वो 9 लोग इस बात पर नाराज है कि व्यास जी ने टीकाराम पालीवाल को क्यों हटाया था। व्यास जी ने टीकाराम पालीवाल, 8 उनके समर्थक, 9 लोग खड़े हैं और वो कह रहे हैं भाई व्यास और वर्मा में, व्यास और मोहनलाल सुखाड़िया में अपने किसको वोट दें? उनका व्यास को तो मरी नहीं देंगे, इस व्यास ने अपने को सीएम से हटाया था, इसलिए अपने वोट किसको देंगे? मोहनलाल सुखाड़िया। इसलिए 9 लोग वोट देने के लिए जा रहे हैं मोहनलाल सुखाड़िया को। जाते हुए को पीछे पीछे टीकाराम पालीवाल थे, उनको व्यास जी पकड़ते हैं और व्यास जी पकड़ के उनको कहते हैं कि तुम यदि सुखाड़िया को वोट दे भी दोगे, सुखाड़िया सीएम बन जाएगा, पर सुखाड़िया क्या तुम्हें डिप्टी सीएम बना देगा? मैंने डिप्टी सीएम तो बना रखा है। और टीकाराम पालीवाल का हृदय परिवर्तन हुआ। टीकाराम पालीवाल वोट दे के व्यास जी को, उनके 8 समर्थक वोट दे के मोहनलाल सुखाड़िया को। व्यास जी 8 वोटों से आ रहे हैं। व्यास जी कितने वोटों से आ रहे हैं? 8 वोटों से व्यास जी उसके अंदर आ रहे थे। पर व्यास जी एक बार बने, उसके बाद सॉरी सुखाड़िया जी एक बार बने, उसके बाद कितने साल तक रहे? मुझे मैं कई बार सोचता हूँ यार किसी का पॉलिटिकल करियर यदि हो तो मोहनलाल सुखाड़िया जैसा हो। 38 साल की उम्र में सीएम बने, 55 साल की उम्र में रिटायर हो गए। 17 साल 55 हो गए। लोगों को 55 साल में एमएलए की टिकट मिलती है। सुखाड़िया जी 55 साल की उम्र में तो 17 साल राजस्थान के सीएम रह गए थे। इससे अच्छा पॉलिटिकल करियर किसी आदमी का नहीं हो। और मैं कहता हूं तो सुखाड़िया जी तब भी नहीं हटते। भारत में एक बड़ा पंगा हो गया। हुआ क्या कि सेंटर में अपने पहले चुनाव के अंदर पीएम कौन बन गए? नेहरू जी। 52 में नेहरू जी बने, 57 में दोबारा चुनाव वापस कौन बन गए? नेहरू जी। 62 में दोबारा चुनाव वापस कौन बन गए? नेहरू जी। पर 64 में भारत चाइना युद्ध के बाद नेहरू जी की तबीयत खराब रहने लग गई। नेहरू जी को बड़ा विश्वासघात लगा कि यार चाइना अपने पर आक्रमण कर गया, जबकि वो नारे लगा रहे थे हिंदी चीनी भाई भाई। और नेहरू जी की तबीयत खराब हुई। 64 में नेहरू जी की क्या हो गई? डेथ। अब देश का प्रधानमंत्री कौन बने? उस समय बहुत बड़े एक नेता हुआ करते, मोरारजी भाई देसाई। नेता कौन थे? और मोरारजी भाई देसाई का नंबर था। वित्त मंत्री हुआ करते और मोरारजी भाई देसाई ने अपना जोधपुरी कोटमेंट अंदर से निकाला और तैयार की, प्रेस व्रेस कराई, भाई अपने को प्रधानमंत्री पद की क्या लेनी है? शपथ। एक दूसरा नाम जो थोड़ा थोड़ा चल रहा है वो चल रहा लाल बहादुर शास्त्री। किसका चल रहा? पर बड़े नेता मोरारजी भाई देसाई है। लाल बहादुर शास्त्री उनकी तुलना में कतई बड़े नेता नहीं है। उल्टे लाल बहादुर शास्त्री मंत्री भी नहीं है, मोरारजी भाई देसाई वित्त मंत्री है। पर लाल बहादुर शास्त्री बड़े दिमाग वाले आदमी थे। लाल बहादुर शास्त्री ने एक पत्रकार को बुलाया और पत्रकार को बुला कहा कि कल के अखबार में एक न्यूज छाप, और उस न्यूज के अंदर ये लिखो कि कांग्रेस लाल बहादुर शास्त्री के नाम पर राजी।
कांग्रेस लाल बहादुर शास्त्री के नाम पर। तब न तो ज्यादा फोन होते थे, न सोशल मीडिया हुआ करता था। उस पत्रकार ने न्यूज छापी कि कांग्रेस में लाल बहादुर शास्त्री के नाम पर सर्वसम्मति। सर्वसम्मति का मतलब सभी राज्य। अब मान लो आप कांग्रेस के नेता हो, आपने अखबार पढ़ा, आपने कहा अच्छा सर्वसम्मति, अच्छा बाकी सबसे पूछ लिया, चलो अपने से नहीं पूछ पाए होंगे, मैंने अखबार पढ़ा, अच्छा सबके हो गए, तो अपने सबके दिमाग में एक बात आई कि पूरी कांग्रेस किसके नाम पर राजी है। अब मीटिंग बुलाई, लाल बहादुर शास्त्री बैठे, मोरारजी भाई देसाई बैठे, पूरी कांग्रेस से पूछा, हाँ भाई बताओ किसको पीएम बनाया जाना चाहिए। अब सबके मन में है कि जब सारे राजी लाल बहादुर शास्त्री के नाम पर, मैं यदि मोरारजी का नाम ले गया तो अकेला पड़ जाऊंगा, इसलिए सबने कहा कि कौन है, लाल बहादुर शास्त्री। बिल्ली के बाग का छिंका टूटा, शास्त्री जी बने प्रधानमंत्री। वो जो पत्रकार थे, उन पत्रकार का नाम था कुलदीप नैयर। क्या नाम था पत्रकार, कुलदीप नैयर। वो खबर छाप गए थे, उस खबर ने शास्त्री जी को इधर प्रधानमंत्री बनवा दिया। शास्त्री जी की 2 साल में फिर एक्सीडेंटल डेथ हो गई। शास्त्री जी बहुत अच्छे पीएम साबित हुए, पर 66 के अंदर शास्त्री जी भी ताशकंद में समझौता करने गए 65 वाले वॉर के बाद, और वहां शास्त्री जी की मृत्यु हो गई। लाल बहादुर मोरारजी भाई देसाई ने एक बार फिर अपना कोटमेंट बाहर निकाला, और मोरारजी भाई देसाई ने कहा अब कौन है, अब तो मैं ही हूं, और तो कौन बनेगा। उस समय कांग्रेस के एक अध्यक्ष हुआ करते जिनका नाम था के कामराज। क्या नाम था, तमिलनाडु के बहुत बड़े नेता हुआ करते के कामराज, मंत्री हुआ, मुख्यमंत्री रहे थे तमिलनाडु के कामराज ने नेहरू जी को एक प्लान दिया था, जब नेहरू जी जिंदा थे तब एक प्लान दिया था कि नेहरू जी कांग्रेस के सारे बड़े नेता या तो मुख्यमंत्री बन गए या मंत्री बन गए, तो कांग्रेस का काम कौन करेगा, संगठन कौन चलाएगा, ऑर्गेनाइजेशन नाम की जनता को जोड़ना, पार्टी को चलाना, ये कौन करेगा। इसलिए मंत्रियों को हटा के संगठन में भेजो और संगठन के लोगों को इसके अंदर लेके आओ, मंत्री बनाओ, ताकि एक्सचेंज हो जाए। इसको कामराज प्लान बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कामराज प्लान बोलते हैं। नेहरू जी के मरने के बाद तो कामराज ने प्लान दिया, तो कामराज बन गए कांग्रेस के अध्यक्ष। तो नेहरू जी के मरने के बाद कांग्रेस पे होल्ड यदि किसी आदमी का था तो किसका था, के कामराज को पता था कि यदि मोरारजी भाई देसाई प्रधानमंत्री बन गए तो अपनी बात नहीं मानेंगे, क्योंकि मोरारजी भाई देसाई बहुत ही होल्ड वाले नेता थे। गुजरात महाराष्ट्र को मिला के बॉम्बे होता था, और बॉम्बे के मुख्यमंत्री रहे हुए थे, पैसे वाले थे, वित्त मंत्री रहे हुए थे। यार ये अपनी बात नहीं मानेगा, तो के कामराज खुद बन जाओ। के कामराज को हिंदी नहीं आती थी, उनको लगता था भारत के प्रधानमंत्री कम से कम हिंदी तो आनी चाहिए, उनको खाली तमिल आती, ना हिंदी आती ना इंग्लिश आती। तो कहा यार अपनी उधर पार पड़ेगी नहीं जाके, तो क्या किया जाए, ऐसे आदमी को बनाओ जो अपनी बात मानता रहे। इसलिए लेके इंदिरा गांधी। किसको लेके, नेहरू जी की बेटी थी, तो नेहरू जी की बेटी के नाम पे कांग्रेस राजी हो जाएगी। और इंदिरा गांधी बोलती नहीं थी किसी से, चुपचाप रहा करती। फिर के कामराज नेहरू जी के बराबर के नेता थे, तो कभी के कामराज नेहरू जी के घर भी जाते होंगे तो इंदिरा गांधी धोख देती होगी, कामराज अंकल आ गए, कामराज अंकल आ गए, है ना। कामराज अंकल पूछते होंगे अच्छा इंदू 9th में कितने % आए, इंदू बेटा मैथ्स में नंबर कम है, प्लीज मैथ्स का थोड़ा ध्यान दो तुम, इंग्लिश तुम्हारी अच्छी है। तो इंदिरा गांधी तो उनके लिए वैसे थे यार, तो उनको लगा किसको बना दिया जाए, इंदिरा। जैसे कहा कि इंदिरा गांधी को बना जाए, तो मोरारजी भाई देसाई ने कहा था कि गूंगी गुड़िया को कहां से ले आए, ये गुड़िया गूंगी है, इसको तो कुछ आता ही नहीं है। और वो गूंगी गुड़िया जब सीट पर बैठी तब उसने बताया कि मैं दुर्गा हूं, दुर्गा, मैं बताऊंगी तुम्हें क्या क्या करना है। 66 के अंदर इंदिरा प्रधानमंत्री बनते हैं, 67 में दोबारा लोकसभा के चुनाव होते हैं, 67 में कांग्रेस वापस जीतती है, इंदिरा दोबारा प्रधानमंत्री बन के आते हैं। 69 में राष्ट्रपति जाकिर हुसैन की डेथ हो जाती है, पद पे रहते हुए एक्सपायर होने वाले पहले राष्ट्रपति कौन थे हमारे, जाकिर हुसैन की डेथ हो गई। बेंगलोर में कांग्रेस की एक मीटिंग होती है, उस बेंगलोर कांग्रेस की मीटिंग के अंदर यह तय करना है कि कांग्रेस की तरफ से राष्ट्रपति का चुनाव कौन लड़ेगा। 15 लोग बैठे, 15 लोगों को कहा गया कि एक पर्ची पे नाम लिख के दो कि किसको अगला राष्ट्रपति बनाना चाहिए कांग्रेस की तरफ से। 14 पर्चियों पे नाम लिखा हुआ था नीलम संजीवा रेड्डी। क्या नाम लिखा हुआ था, जो कि उस समय लोकसभा के स्पीकर थे। क्या थे लोकसभा के। एक पर्ची पे नाम लिखा हुआ था बाबू जगजीवन राम। क्या नाम लिखा हुआ है, बाबू जगजीवन राम, जो एक बड़े मंत्री हुआ करते उन दिनों में, दलित नेता थे बहुत बड़े। वो एक नाम तो लिखा हुआ है इंदिरा गांधी का, बाकी 14 नाम लिखे कांग्रेस के बाकी नेताओं के। मतलब इंदिरा गांधी चाहती है जगजीवन राम बने, और 14 नेता चाहते हैं कि आप कौन बने, नीलम संजीवा रेड्डी। इंदिरा गांधी तो हार गई, आप देश की प्रधानमंत्री और आपकी तो कांग्रेस में नहीं चल रही, आप 14-1 से हारे हैं। इंदिरा गांधी होटल में आई वापस, बहुत तमतमाया हुआ चेहरा, और इंदिरा सोच